नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो राजस्थान का चुनाव यानी कि वोटिंग भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन स्पेकुलेशंस का बाजार गर्म है। संभावनाएं हर तरीके की तलाशी जा रही हैं। अलग अलग तरह की जो एक्सपर्ट हैं वो अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। कोई किसी पार्टी को एज बता रहा है तो कोई किसी पार्टी को, यानी कि कोई बीजेपी को तो कोई कांग्रेस को। हर एक सीट को लेकर आकलन किया जा रहा है और पूरी तरीके से अभी भी कुछ भी कहने से कोई भी बच रहा है कि किस पार्टी की तरफ ये चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वो वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से और जो लगातार रिवायत रही है वो लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी को एज है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस बार वोटर्स ने बहुत चौंकाया है और बहुत सारी सीट पर बहुत चौंकाने वाले नतीजे भी सामने आ सकते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अशोक गहलोत की जो वेलफेयर स्कीम्स थी, क्या उन्होंने बखूबी और डटकर सामना किया है भारतीय जनता पार्टी की जो ध्रुवीकरण की, जो सांप्रदायिकरण की जो पूरी सियासत है उसका। क्योंकि आपने देखा प्रधानमंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या अशोक गहलोत की जो वेलफेयर स्कीम्स थी उन्होंने डटकर मुकाबला किया है भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक और ध्रुवीकरण की जो पूरी सियासत है। क्योंकि आपने देखा पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान किस तरह की बयानबाजी की गई और किस तरह से लगातार सांप्रदायिकरण, ध्रुवीकरण इस पूरे चुनाव का किया गया। राजस्थान में यूं तो सिर्फ 9% मुसलमान हैं, लेकिन क्या आखिर में जो पूरी जान लगाई गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जिस तरह की सियासत की गई, जिस तरह की बयानबाजी की गई, क्या उसका फर्क जमीन पर पड़ा है? क्या वसुंधरा राजे की पूरी तरीके से इलेक्शन कैंपेन से उस तरह से गायब रही जैसे हमने उन्हें पहले कभी देखा है? पूरे तरीके से वो उस इलेक्शन कैंपेन से एक तरह से नदारद ही नजर आई और नरेंद्र मोदी ने अपने चेहरे पर ये पूरा चुनाव लड़ा है। उनकी गारंटीज, उन्होंने कहा कि वो गारंटी दे रहे हैं और उनकी गारंटी का मतलब जैसे उनका कहना होता है कि 100% उनकी गारंटी, जैसे उन्होंने 9.5 साल में तमाम काम करके दिखाए हैं। अब इसका हम आकलन करेंगे कि राजस्थान के इस वोटिंग परसेंटेज को, राजस्थान में हुई वोटिंग को, पूरे इलेक्शन कैंपेन को किस तरह से देखा जाए और 3 तारीख को क्या कोई चौंकाने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं। क्योंकि 5 राज्यों के इस चुनाव में किसी एक राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई उम्मीद है फेस सेविंग के लिए, अगर कोई राज्य की तरफ वो अगर देख रही है तो वो सिर्फ राजस्थान ही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद वरिष्ठ मेहमान, जाने माने पत्रकार, जाना माना चेहरा त्रिभुवन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। त्रिभुवन जी स्क्रीन पर हैं। त्रिभुवन जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका मेरे कार्यक्रम में। मेरा सवाल आपसे यह है कि पूरे अगर हम राजस्थान के चुनाव को देखते हैं तो उसने बहुत चौंकाया है। जिस तरह का पूरा इलेक्शन कैंपेन हुआ, राजस्थान को अमूमन ये माना नहीं जाता कि वहां पर उस तरह का ध्रुवीकरण या उस तरह की सांप्रदायिक सियासत ने कभी बल पकड़ा हो। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस बार के चुनाव में कुछ सीटों पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी करने में कामयाब रही है और इसीलिए क्या ये जो वोटिंग परसेंटेज आई है, कहीं ना कहीं लोग ये मान रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा दे है? देखिए, राजस्थान का चुनाव कितना ध्रुवीकरण वाला रहा या नहीं रहा, इसका जो घटनाएं हैं वो बड़ी साफ तौर पे बता रही हैं। जो चुनाव जिस तरह से हुआ, मतदान जिस तरह से हुआ है, उसमें बहुत कोशिश की गई कि राजस्थान में जातियों का अपने तरीके से समीकरण बिठाया जाए और जातियों के साथ साथ जो धर्मांधता या धर्मोन्माद का जो इस्तेमाल किया जा सकता है वो उन्होंने करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि धर्मोन्माद की राजनीति सफल हुई है या की राजनीति सफल हुई है। आप एक बात देखिए, नतीजा कुछ भी हो सकता है। नतीजे में भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है या कांग्रेस अपनी सरकार बचा सकती है। लेकिन आप देखिए, आज मतदान के बाद जहां चुनाव फंसा हुआ है, न तो भारतीय जनता पार्टी के लोग व्यक्तिगत बातचीत में ऐसा कह पा रहे हैं कि उनकी बहुत वेव है और वो लोग बड़ा क्लियर मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, और न कांग्रेस के साथ ये स्थिति है। और सभी लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस ये चुनाव जो है बुरी तरह फंस गया है।
इस ये है कि धर्म की जो लहर चलाने की कोशिश की गई थी वो नहीं चली। जिन लोगों ने जातियों के सहारे अपनी नैया खेने की कोशिश की थी उनका भी पार नहीं पड़ा। और जहां तक सरकार की योजनाओं का सवाल है, अगर सरकार की योजनाएं इतनी ज्यादा कामयाब होती तो सरकार की तो ये चुनाव इतना मुखर होता कि चुनाव एकदम सीधा कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ दिखाई देता। तो गलतियां इसमें भाजपा ने भी की हैं पूरे चुनाव में। जैसे वसुंधरा राजे को आगे नहीं रखा गया, वो उनका एक बड़ा फेस था। और दूसरी गलती बीजेपी की ये रहती कि चलो वसुंधरा राजे को उन्होंने एक तरफ कर दिया तो यहां एक चेहरा उनका ऐसा होता, या एक बजाय वो चाहते कि 3, 4, 5, 6 चेहरे ऐसे होते जो राजस्थान को चुनाव के दौरान पार्टी के सामने आने वाली समस्याओं को एड्रेस करते और उन लोगों को समाधान करते। तो ऐसा कुछ भी विकल्प उन्होंने नहीं, कोई सामूहिक विकल्प भी नहीं बनाया और एकल विकल्प भी नहीं बनाया। कांग्रेस की अपनी गलतियां, कांग्रेस ने चुनाव के समय कुछ कम गलतियां की, और लेकिन चुनाव ने कांग्रेस ने बड़ी भारी गलतियां इस चुनाव के शुरू होने से पहले वो इतनी बड़ी कर चुकी थी कि उसका नुकसान उसे हुआ है। और चुनाव जब आ गया उस दौरान उन्होंने जो अपनी गलतियां थी उनको ठीक करने की कोशिश की और योजनाओं का प्रचार प्रसार शुरू किया। कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। तो दोनों पार्टियां बहुत कांटे की टक्कर में फंसी हुई हैं। लेकिन एक जो सुकून की बात है वो ये है कि जिस तरीके से धर्मोन्माद फैलाने की कोशिश की गई वो राजस्थान में मुझे ऐसा कोई फैलता हुआ दिखाई नहीं दिया। क्योंकि अगर धर्मोन्माद फैलता तो ये होता कि वो दिखाई देता, उसे कोई लहर दिखती, उससे लगता कि लोग कहते कि भाई देखिए ऐसा ऐसा हो गया है और अब हमें तो हिंदू धर्म को बचाने की कोशिश है। तो बाबा लोग जितने भी हैं, धर्म के जो लोग हैं वो सारे फंसे हुए हैं। बाबा लोग, कोई भी एक ऐसा नहीं कह सकता कि मैं तो बड़ा निर्विवाद रूप से चुनाव जीत रहा हूं। अगर सरकार बीजेपी की आती है तो इसका अर्थ साफ तौर पर यह होगा कि ये कोई धर्मोन्माद की जीत नहीं होगी। ये पिछले 30-35 साल से जो राजस्थान में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जो सत्ता परिवर्तन रहा है वो वही है। राजस्थान के जब आप सुदूर इलाकों में जाएंगे जहां आम वोटर रहता है, उसको जब आप पूछेंगे, और इस बार भी जब लोगों से हम लोग मिले हैं तो लोगों ने यही कहा, साहब रोटी को सेक के खाना चाहिए, एक बार इधर से पलट के एक बार उधर से पलट के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो शुरू से जो एज थी उसको रोकने की एक कोशिश सरकार की 2-3-4 योजनाओं ने की है। उन योजनाओं में ओपीएस भी है, जो सरकारी कर्मचारी आमतौर पे नाराज हो जाते हैं और खुश नहीं रहते। उन लोगों में एक चुनाव के दिन ऐसा, मतदान के दिन ऐसा दिखाई दिया। दूसरी बात यह है कि जो चिरंजीवी योजना है जिसमें 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा की बात जो थी वो उसमें है। अब जब भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा में न तो ओपीएस की घोषणा की, न ओपीएस के लिए उसने ऐसा कुछ कोई संकेत दिया कि वो लोग इसे जारी रखेंगे नहीं रखेंगे, या कर्मचारियों का जब कार्यकाल पूरा हो जाएगा, जब वो अपनी सेवा पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे तो उन लोगों की क्या सुरक्षा, क्या किया जाएगा। इसी तरह से जब चिरंजीवी की जो योजना है जो गरीब गुरबा लोगों में बड़ी पॉपुलर हुई है, तो चिरंजीवी योजना के साथ साथ इसमें अशोक गहलोत सरकार ने जो पिछला उनका कार्यकाल था उसमें कुछ अच्छी योजनाएं शुरू की थी और उसमें मुफ्त दवा स्कीम लाई गई। जब मुफ्त दवा स्कीम आई थी तो उस दौरान विपक्ष के लोगों ने आलोचना की कि दवा मिलने से क्या होगा, इसमें टेस्ट तो फ्री है ही नहीं, जो बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो टेस्ट भी फ्री किए गए, उसके बाद ऑपरेशंस, जो महंगे ऑपरेशंस हैं वो फ्री किए गए। तो ये चीज जो है वो लगातार बढ़ती चली गई और उस दौरान इनका प्रयास लगातार उन योजनाओं को ठीक करने का रहा। इस बार जब अशोक गहलोत सत्ता में आए तो उन्होंने जो लोक कल्याण वाली जो योजनाएं हैं उनके ऊपर काफी काम किया और उनको धरातल पर लाने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस की जो योजनाएं थी, इसके अलावा भी बहुत, जैसे ओपीएस की योजना थी, तो लेकिन कांग्रेस ने के अपने सांगठनिक स्तर पे कांग्रेस की अपनी कमजोरियां रही हैं और कांग्रेस के जो अंदरूनी झगड़े थे वो लगातार बढ़ते रहे।
कांग्रेस की हाईकमान और कांग्रेस के जो प्रभारी रहे, उन्होंने राजस्थान में आकर के कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि यहां उन लोगों के बीच में सुलह हो सके और वो झगड़े जो हैं रुक सकें। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो एक चीज हमें बड़ी साफ दिखाई देती है कि जो अभी के जो प्रभारी हैं, उन्होंने कुछ नम्र भाव से और सभी लोगों को एक साथ लाने की कोशिश की और उसके साथ उनका ये प्रयास रहा कि ये दोनों लोग एक साथ बैठ, जैसे सचिन पायलट और उनके बीच में विवाद था। अब एक बात और देखें कि अगर ये समय रहते, अगर सचिन पायलट के जो समर्थक लोग थे, उसमें सचिन पायलट की निजी छवि ऐसी नहीं है कि वो किसी एक जाति से जुड़े हुए हों, और ऐसी छवि राजस्थान में अशोक गहलोत की भी नहीं है। दोनों नेताओं ने यहां कोशिश की है कि वो सर्व जातीय और सर्व धार्मिक रूप से अपना एक ऐसी छवि बनाएं जो जो हमारे लोकतांत्रिक स्वरूप के निकट है। लेकिन इस बार ये हुआ है कि जो गुर्जर लोग हैं, जिस जाति से सचिन पायलट जुड़े हुए हैं, तो गुर्जरों में बड़ी भारी नाराजगी दिखाई दी है। अगर वो लोग साथ आए, इसी तरह से अशोक गहलोत ने भी सांकेतिक रूप से इस बार अपनी जाति के लोगों को थोड़ा संकेत देने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत सांकेतिक रूप से था। तो जब हम दूसरा, इसके अलावा जब चुनाव में टिकट दिए गए तो खुद कांग्रेस के नेता मान रहे थे कि उनके विधायकों के प्रति बड़ी भारी नाराजगी है, जिसे उन्होंने ये कहा कि थोड़ी बहुत नाराजगी है, तो वो टिकट भी नहीं बदले गए। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच विचार के इस बार जो जितना टिकट उनके दिए गए थे, उसमें मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि उन्होंने बहुत होमवर्क करने के बाद में वो टिकट दिए। भले वो सांसदों को दिए गए टिकट हों, भले वो अन्य लोगों को दिए गए टिकट हों, उन्होंने कई जोखिम भी लिए हैं। उस जोखिम का साफ तौर पे अर्थ ये था कि वो लोग जीत सकें। अब ये वो दाम उनका उल्टा पड़ता है, सीधा पड़ता है, ये आने वाले 3 तारीख को वो नतीजे बताएंगे। जी, लेकिन अगर त्रिभुवन जी मान ले कि अगर कांग्रेस इसमें एज लेती है, माना कि कांग्रेस सरकार बनाने में अगर कामयाब रहती है, तो क्या आपको लगता है ये सीधे तौर पर अशोक गहलोत की ये कामयाबी होगी, उनकी वेलफेयर स्कीम्स की कामयाबी होगी? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उसे पहले से भी जो रिवायत है एक बार की, उसका उसे एडवांटेज है। और आपको लग रहा है कि सांप्रदायिक सियासत इस सब ने उस तरह से काम नहीं किया है जमीन पर। अगर उनकी स्कीम्स की बात करें तो अशोक गहलोत की स्कीम्स तो उनके ऊपर बहुत भारी पड़ती हैं। जो पूरा घोषणा पत्र है वो अशोक गहलोत का, कांग्रेस का बहुत भारी पड़ता है उन पे अगर कंपैरिजन किया जाए। तो क्या आपको लगता है कि अगर मान लिया जाए, फर्ज कर लिया जाए कि अशोक गहलोत सरकार बनाने में कामयाब रहते हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज ही बता रही है कि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, तो आपको वेलफेयर स्कीम्स ने काम किया है और ये राजस्थान से निकलकर फिर 2024 के लिए भी कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि आगे किस तरह जो पूरी सियासत है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, 2 कारण रहेंगे। अगर वाले हिसाब से हम अगर सोचें कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, तो आप देखिए इसमें निश्चित रूप से जो अशोक गहलोत जी की योजनाएं हैं उनका असर रहेगा। उसमें ओपीएस है, चिरंजीवी है और दूसरी अन्य बहुत सारी योजनाएं हैं। मुफ्त फोन, महिलाओं को मुफ्त फोन देना है, या बिजली के दरों में छूट के मसले हैं। ऐसे बहुत सारे कारण रहेंगे, लेकिन एक कारण इसमें सहयोगी रूप से ये रहेगा कि जो उनके प्रतिद्वंद्वी थे सचिन पायलट, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से इस चुनाव में प्रचार किया है और उनके साथ रहे हैं। दूसरा, उनकी टीम के अन्य सदस्य जो रहे हैं उन्होंने भी। लेकिन अशोक गहलोत जो राजस्थान, पूरा राजस्थान है, उसमें वो एक छत्र रूप में, एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। और अगर वो ये चुनाव जीतते हैं तो मुझे लगता है कि उनके सामने हाईकमान बहुत छोटा साबित होगा, और वो जैसे भारतीय जनता पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की जो भारतीय जनता पार्टी थी, उसमें एक बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी के रूप में नरेंद्र मोदी उभरे, उस तरह से फिर अशोक गहलोत उभरेंगे और अशोक गहलोत एक बहुत बड़ा फेस होंगे। मुझे लगता है फिर उनके लिए राजस्थान एक बहुत छोटा आकार होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एक हारी हुई लड़ाई, या जो पूरी एक बड़ी रव, वो एक ऐसा ही है कि एक बहुत गहरे गड्ढे से निकल करके पहाड़ पर चढ़ना।
तो ये उनकी कामयाबी होगी। लेकिन इस कामयाबी में भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने जो गलतियां की हैं उनका भी योगदान निश्चित रूप से बहुत होगा। खासकर वसुंधरा राजे को कमान नहीं देना और यहां किसी नेतृत्व का पूरे चुनाव के दौरान नहीं होना, तो ये दो बड़े कारण उसमें रहेंगे। जी। और अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो उसके आपको कारण क्या लगते हैं? क्या आपको लगता है कि फिर पूरा श्रेय, जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी ने अगर अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा है, वो अपनी गारंटीज की बात कर रहे हैं, तो श्रेय भी फिर उन्हें ही मिलेगा? और कहीं ना कहीं पूरी जो परसेप्शन की एक राजनीति है जिसमें भारतीय जनता पार्टी चाहती है, क्योंकि तेलंगाना में अभी 30 तारीख को इलेक्शन है और वहां पर तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि वो वहां पर किसी भी कीमत पर सरकार नहीं बना सकती, तीसरे नंबर की पार्टी है और तीसरे नंबर पर रहेगी। लेकिन उसकी कोशिश ये है कि कांग्रेस ना जीते, कि ताकि जो परसेप्शन की राजनीति है 2024 की, उसमें भारतीय जनता पार्टी को एज मिली रहे और कांग्रेस को ना मिले। तो आपको लगता है कि अगर राजस्थान का किला बचाने में वो कामयाब रहते हैं तो 2024 के लिए कहीं ना कहीं एक परसेप्शन की राजनीति में उनको एज मिलेगी और इसका क्रेडिट, इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को जाएगा? तो अभी जैसे अगर कांग्रेस जीत जाती है तो श्रेय किसको जाएगा, इसी तरह का एक दूसरा सवाल ये आया है हमारे सामने कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो इसका श्रेय किसे दिया जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो मुझे लगता है इसका सारा श्रेय जो है कांग्रेस सरकार के उन विधेयकों को जाएगा जिन्होंने बहुत बड़ी की आलोचना झेली पिछले 3-4 साल के दौरान, और जिन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो विवाद रहा, उस विवाद का उन्होंने मनमाने ढंग से फायदा उठाया और उनके सारे लालच और उन्होंने जो बेलगाम ढंग से काम करने की कोशिश की और उससे जो लोगों में नाराजगी पैदा हुई, वो कारण रहेगा। दूसरा ये है कि भारतीय जनता में अगर हम ये माने कि नरेंद्र मोदी ने ये पुतवा दिया है, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर अगर नरेंद्र मोदी चुनाव जितवा सकते हैं तो वो कर्नाटक में, हिमाचल में या अन्य जगहों पर क्यों नहीं जितवा पाए, या राजस्थान में ही जब पिछला चुनाव था तो वो वसुंधरा राजे या उनकी सरकार के प्रति जो नाराजगी थी उसे क्यों नहीं बदल पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक कारण यह भी रहेगा कि जो बहुत सारे जो विरोधी लोग थे वो ये सोच रहे थे कि वसुंधरा राजे बगावत करेंगी। पहले ये लग रहा था कि वो लोग प्रचार कर रहे थे कि वो पार्टी बना लेंगी। इसका मतलब ये है कि वसुंधरा राजे ने भी ठीक से काम किया और वाकई उन्होंने पूरे चुनाव के दौरान जगह जगह जाकर के उन्होंने मीटिंगें की हैं और उनकी मीटिंगों में भारी भीड़ रही है। तो इस दृष्टि से हम जब पूरे चुनाव का परिदृश्य देखते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेता हैं उनमें नरेंद्र मोदी हैं, अमित हैं, इन लोगों का अपना योगदान है, लेकिन इनके योगदान की कुछ दूसरी चीजें भी हैं। जो धार्मिक उन्माद वाला पक्ष है उसको हम छोड़ दें तो जो मेघवाल जैसे नेता हैं या कुछ अन्य नेता हैं जिनको इन्होंने, जो ओबीसी के नेता हैं, उनको उन्होंने केंद्र में बहुत अच्छी जगह दी है, बहुत बड़ा सम्मान है। अर्जुन मेघवाल आज केंद्र में उस पद पर हैं जिस पर कभी भीमराव अंबेडकर रहे थे। तो इस कारण जातियों का जुड़ाव भी बहुत रहा है। मैं एक चीज का उल्लेख कर गया था कांग्रेस वाले समय, तो उसमें एक चीज और भी देखनी है कि जो खड़गे साहब हैं उनका बहुत बड़ा असर रहा है। राजस्थान में जो दलित जातियां हैं उन्होंने खड़गे साहब के कारण वोटों का एक झुकाव दलित जातियों का, जो खासकर पिछले कुछ समय के दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्मुख हो गई थी, उनको रोकने का कारण भी रहा है। तो इस तरह से हम ये सारा परिदृश्य ये जब देखते हैं तो हमारे सामने जो चीजें मुझे समझ में आई वो मैंने आपको बड़ा तटस्थ भाव से बताने की कोशिश की है। जी। लेकिन त्रिभुवन जी, क्या आपको लगता है जातिगत जनगणना की जो बात लगातार राहुल गांधी करते रहे और फिर उसके बाद अशोक गहलोत ने भी अपनी रैलियों से कहा और कहा कि हम आएंगे, जातिगत जनगणना कराई जाएगी, उसका सर्वे कराया जाएगा, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी, एक ओबीसी चेहरा खुद अशोक गहलोत हैं, क्या इसका असर वहां जमीन पर देखने के लिए मिला? क्योंकि अगर अशोक गहलोत टक्कर देने में भी कामयाब हो रहे हैं, अगर सब ये कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, खुद भारतीय जनता पार्टी जो आकलन कर रही थी अपनी सीटों का उसने कम कर दिया है, हालांकि कांग्रेस ने भी कम कर दिया है, लेकिन अगर अभी भी अटका हुआ अगर चुनाव माना जाए
तो कहीं ना कहीं इसमें अशोक गहलोत की कामयाबी भी माना जाएगा, क्योंकि वो टक्कर देने में कामयाब रहे भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के इश्यूज भी कहीं ना कहीं जमीन पर काम किए हैं? अशोक गहलोत ने काफी पहले से जो जाति जनगणना की बात थी वो कहनी शुरू कर दी थी, और जातिगत सर्वे का एक निर्देश उन्होंने चुनाव से ठीक पहले दे दिया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। पर एक बात आप देखिए कि राजस्थान पहले से जातियों में बहुत बुरी तरह से बटा हुआ है। राजस्थान में जातिगत चेतना बहुत ज्यादा हावी है। राजस्थान में खासकर जो ओबीसी की प्रभावशाली जातियां हैं, वर्चस्वशाली जातियां हैं, उन्होंने बहुत सलीके से इस पर काम भी किया है। तो इस दृष्टि से जब हम जातिगत जनगणना वाले मामले को देखते हैं, तो जो प्रभावशाली ओबीसी जातियां हैं वो उससे नाराज भी हो सकती हैं, और जो छोटी जिनको जातियां माना जाता है तथाकथित रूप से कि कमजोर जातियां हैं, वो जो मूल ओबीसी की हैं, तो जब उनमें ये मैसेज जाता है तो वो खुश हो सकते हैं। लेकिन वो जो गैर प्रभावी लेकिन ज्यादा वंचित जो तबका है राजस्थान का जातियों का, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उन्मुख हो चुका है। इसमें मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो जातिगत जनगणना वाला खेल है, ये आने वाले वर्षों में बूमरैंग कर सकता है। हालांकि जो बड़े बुद्धिजीवी हैं और जो महानगरीय बुद्धिजीवी हैं, खासकर दिल्ली में बैठ करके एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर बैठ करके, बुद्धि के पहाड़ पर बैठ करके, जहां से वो भारत के मैदानी इलाकों को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको वहां का सच बहुत छोटा दिखाई देता है, वो पूरे आकार में दिखाई नहीं देता। आप को मैं एक उदाहरण दूंगा कि 1990 में जब मंडल और कमंडल की राजनीति शुरू हुई, उसी के बाद सांप्रदायिक उभार हुआ और धर्म की राजनीति शुरू हुई। तो आप देखिए कि जैसे जैसे मंडल की राजनीति शुरू हुई, मंडल की राजनीति के साथ जातिगत चेतना की जो एक दबी छुपी चेतना थी पहले, वो उसका उभार तेजी से हुआ। और जाति चूंकि हिंदू धर्म का हिस्सा है, वो हमारे भारतीय धर्मनिरपेक्ष जो राष्ट्र का चरित्र है उसके अनुकूल नहीं है, क्योंकि जातिगत चेतना और जो जाति का सवाल है वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जाति की बात करना हिंदू धर्म की, मतलब परोक्ष रूप से हिंदू धर्म की बात करना है। तो इससे जो हिंदू चेतना बढ़ती है, जो हिंदू वोट बैंक बढ़ता है, उसको बढ़ाने का काम किया है। और इसी का नतीजा है कि जब 90 से लेकर के 2023 तक आते आते आप ये साफ तौर पर देखेंगे कि जब तक जाति की बात नहीं होती थी, तब तक धार्मिक राजनीति इतनी सांप्रदायिक उभार पे नहीं थी। जैसे जैसे जाति की बात तेज हुई, वैसे वैसे धर्म की बात तेज हुई। और आप देखिए कि मंडल की राजनीति ने कमंडल को बहुत बड़ा बना दिया, बहुत ऊंचा बना दिया, और ये समांतर रूप से दोनों साथ साथ चलते हुए मजबूत करती गई है एक दूसरे को। इसका अर्थ बड़ा साफ तौर पर हुआ कि जो हमारा आज का समाज है, इस समाज में अल्पसंख्यक तबके, ईसाई तबके और जो गैर हिंदू तबके हैं, वो बिल्कुल एकदम छिटक के परे हो गए हैं, उनकी कोई चिंता भी नहीं करता। और हालात इतने बुरे हो गए हैं। और उस मामले में आप देखिए कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक मुस्लिम को किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, ये जो गुजरात में उन्होंने 2002 के फरवरी के चुनाव से जो प्रक्रिया शुरू की थी, वो आज यहां तक पहुंच गई है कि पिछले 21 साल के दौरान वो इस तरफ काम कर रहे हैं। और कांग्रेस की ये स्थिति देखिए कि कांग्रेस ने बीजेपी ने जैसे ही कन्हैया लाल का जो हत्या थी, जो अपना चुनाव में विषय बनाने की कोशिश की, लेकिन उसी उदयपुर जिले के बगल का जिला है राजसमंद, वहां अफराजुल की बीजेपी सरकार के समय में हत्या हुई थी। और वो कन्हैया लाल का मर्डर से किसी तरह से कम ब्रूटल मर्डर नहीं था, और उसका तो वीडियो भी बनाया गया। आप देखिए इस पूरे चुनाव के दौरान में किसी भी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा की बात करने वाले ने उस बेचारे अफराजुल को का याद भी नहीं किया। और ये 50 लाख रुपए और 2 बच्चों को नौकरी कन्हैया लाल के बेटों को तो दी गई, और वो कांग्रेस ने ही दी। लेकिन जब कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने अफराजुल के परिवार को 50 लाख रुपए या उनको मदद की बीजेपी से तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन कांग्रेस से थी। वैसा कुछ नहीं हुआ। तो आप ये देखिए कि कांग्रेस एक तरफ एक पार्टी खुल करके धर्म की वकालत कर रही है, और कांग्रेस उसका विरोध नहीं कर पा रही। कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता हैं वो उन्हीं का
का मतलब एक तरह से पीछा कर रहे हैं, वैसा का वैसा होने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें दो तीन बड़े उदाहरण मैं आपको याद दिलाऊंगा। एक जैसे राहुल गांधी जो है पिछले कुछ समय के दौरान जब से ये उभार हुआ है, वो साष्टांग हमें मंदिरों में दिखाई देते हैं, धोती पहने हुए, भगवा पहने हुए, माथे पे चंदन लगाते हुए। और आप देखिए जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं कमलनाथ, वो किसके सामने साष्टांग हो रहे हैं, किसका सम्मान कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने जो बदलाव की राजनीति थी, कांग्रेस ने जो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति थी, उसने भी उसकी तरफ अपनी पीठ फेर ली है। और वो लगभग उसका जो आचरण है वो थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व वाला या भारतीय जनता पार्टी जैसा ही है। इस स्थिति में जहां जहां मुस्लिम जो वोटर है या जो धर्मनिरपेक्ष सोच वाला वोटर है, वो कांग्रेस को वहां तो सपोर्ट करने की विवशता देखता है जहां सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है या सिर्फ दो दल हैं, लेकिन जहां कहीं तीसरा दल होता है वो उधर जाने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को जो ब्रॉडर लेवल पे अगर वो कुछ काम करते और अपना संगठन को भी मजबूत करते और थोड़ा सा ईमानदारी की बात रखते, तो वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला और बेहतर तरीके से कर सकते थे। लेकिन त्रिभुवन जी, बिल्कुल आपने बहुत ही सही बात और सही मुद्दा यहाँ पर उठाया है। और ये बहुत सारी ये जो अल्पसंख्यक समाज से इस तरह की आवाजें लगातार उठ रही हैं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको एक बहुत खराब और एक कम खराब में से चुनना हो तो शायद आप कम खराब की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह की मजबूरियां अल्पसंख्यक समाज की हैं। लेकिन लगातार उसके बावजूद भी अपीजमेंट की सियासत का आरोप कांग्रेस पर लगता रहा है। लगातार जब मैं देख रही थी कि ग्राउंड से कुछ जर्नलिस्ट वहां मौजूद थे और जब वो बात कर रहे थे तो कहा कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है उसके खिलाफ हम वोट कर रहे हैं, हालांकि उन्हें शायद अपीजमेंट का मतलब भी नहीं पता था। जो आपने अफराजुल का जिक्र किया, अगर इकबाल, शायद अगर मैं नाम गलत नहीं ले रही तो इकबाल जिस लड़के को बाइक से टक्कर के बाद जिसकी हत्या हुई थी और उसके बाद उसको भी शायद कांग्रेस की तरफ से कुछ इसी तरह से 25 या 50 लाख रुपए शायद दिए गए थे। उसके बाद बड़ी बड़ी सभाएं जो हैं वो की गई थी उसकी तरफ से। क्या आपको लगता है ये जो डर है, इस डर की वजह से कांग्रेस उस तरह से मुखर होकर नहीं अपनी बात को कह पाती है और इसीलिए उसने अब एक वेलफेयर स्कीम, नफरत के बाजार में मोहब्बत की बात, इस तमाम चीजों को उसकी ओढ़नी उसने ओढ़ ली है? इकबाल का जो केस है वो अफराजुल के केस से बहुत ज्यादा अलग है। आप देखिए कि कांग्रेस अगर का बहुत बेहतर होता अगर वो इकबाल के मामले में जो नियम है, जो तय मानदंड है, क्योंकि वो एक एक्सीडेंट, सामान्य एक एक्सीडेंट था, वो धार्मिक या सांप्रदायिक होने के कारण ऐसा दुर्घटना नहीं थी, वो एक बड़ी सामान्य दुर्घटना थी, लेकिन उन्होंने उसको 2 घंटे में ही करने के लिए उन्होंने जिस तरह किया, उसको वो 50 लाख रुपए देने का क्या नतीजा निकलेगा, लोगों में उसका क्या मैसेज जाएगा, उसकी तरफ उन्होंने नहीं देखा। कांग्रेस जब भी कोई काम करती है या राहुल गांधी जब भी कोई बयान देते हैं या कांग्रेस के अन्य नेता कोई बयान देते हैं, तो वो, मैं इस मामले में खासकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को अलग रखूंगा, क्योंकि इस मामले में वो बहुत सावधानी और संतुलित उन्होंने थोड़ा बयान दिए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो हाईकमान के लोग हैं और खासकर बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो तो ऐसा ही करते हैं। लेकिन जो इकबाल वाला केस था, इकबाल वाले केस में उनको 50 लाख रुपए देने के बजाय उस परिवार की अलग तरह से मदद करनी चाहिए थी। और आप ये देखिए कि उसका बहुत गलत मैसेज गया है, वो ठीक मैसेज नहीं गया। और वो पहलू खान के या जो दूसरे लिंचिंग वाले केसेस थे उसमें भी वो लोग कांग्रेस चाहती तो मदद कर सकती थी। तो लेकिन आप जहां मदद करनी है वहां नहीं है, जहां नहीं करनी है वहां गलत तरीके से करेंगे। अब जैसे कमलनाथ ने जिस एक बिल्कुल विवादास्पद धार्मिक नेता के खिलाफ जिस तरह अपना आचरण किया, क्या वो करने की आवश्यकता थी? आप देखिए ये क्या इसका मैसेज जाता है। और कमलनाथ जैसे नेता, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, उनका वो इससे भले हिंदू धर्म के लोगों को खुश करने की कोशिश करें, पर मुझे लगता है कि इससे कोई धार्मिक लोग खुश क्यों होंगे? वो नकली माल क्यों खरीदेंगे? फिर वो जब धर्म वाला माल ही खरीदना है तो वो असली वाले को खरीदेंगे, नकली कौन खरीदता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मेरा सवाल, आखिरी सवाल राजस्थान को लेकर। आप शायद इसका सीधा जवाब ना दें मुझे, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगी, अभी फिलहाल
आपको क्या लग रहा है? आपने इतने सारे इलेक्शंस आपने देखे हैं, आपने कवर किए हैं, आपने तमाम चीजों को बहुत बारीकी से परखा और जाना है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है फिलहाल? जिस तरह का चुनाव हुआ है, जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, उसको देखकर आप क्या कहेंगे कि 3 तारीख को हमें किस तरह के नतीजे देखने के लिए मिल सकते हैं? नहीं, मुझे एक बात, ये चुनाव बहुत अच्छा इस दृष्टि से लगता है कि इसमें प्रेडिक्शन की संभावनाएं बहुत कम रही हैं, क्योंकि जो वोटर है या जो दोनों पार्टियां हैं वो बहुत करीब दिखाई दे रही हैं। अब तक ये रहता था कि किसी एक के पक्ष में वेव चलती थी, और जो लोकतंत्र की खूबसूरती है वो यही है कि कि जो जो बदलाव है या जो बदलाव न होना है वो किसी अच्छे के पक्ष में हो, बुरे के पक्ष में नहीं हो। मैं इस मामले में जो लोगों की मान्यता है, लोक मान्यता है, जो लोग निर्णय देते हैं, हमें उस पर चलना चाहिए। और इस बार का जो चुनाव है वो बहुत कांटे का रहा है। लेकिन मुझे ये बात कहीं से भी कांग्रेस के लोगों या जो कांग्रेस के प्रति पूर्व पहले से सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, जो सही हो सकते हैं, मैं उनको नहीं, वो सही हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ऐसा कम दिखाई देता है कि जहां लोग ये कह रहे हों कि राजस्थान में 199 सीटों के चुनाव हुए और उसमें 100 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को आ रही हैं। मुझे ऐसा कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के जो समर्थक, सहानुभूति रखने वाले जो विश्लेषक हैं वो भी कह रहे हैं। उनकी बात सही हो सकती है, उनका नतीजा सही हो सकता है। लेकिन जब हम तटस्थ भाव से देखते हैं और लोगों को सुनने की कोशिश करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हो सकता है कांग्रेस की 95 सीटें आ जाएं, 99 आ जाएं, 90 आ जाएं, और बीजेपी की थोड़ा उससे 5 कम आ जाएं, 5 ज्यादा आ जाएं। तो इस तरह से ये चुनाव एक बहुत कांटे की स्थिति में लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा आ रही हैं, ये कहने वाले तटस्थ लोग भी काफी ज्यादा हैं। लेकिन एक क्या? चीज बहुत स्पष्ट है, एक चीज बहुत स्पष्ट जी। है, और वो ये है कि जो 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 हमारे जितने भी बार लोकतांत्रिक तरीके के चुनाव हुए हैं, उसमें राजस्थान में कई ऐसे मौके आए जब कांग्रेस बहुत भारी बहुमत से आई, लेकिन अखबारों में और विश्लेषकों ने यह कहा कि नहीं नहीं, कांग्रेस बहुत दूर है। और अगले दिन उन लोगों ने, उन संपादकों ने अपने अखबार के पहले पन्नों पर माफी भी मांगी कि हम ये आकलन बहुत गलत कर गए और हमने पहले आपको गलत जानकारियां दी। तो इसलिए ये चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प है। इसमें कांग्रेस की सरकार बन सकती है, क्योंकि जो वोटर जो खड़े हुए लाइन में लगे, उनमें महिलाओं में और पुरुषों वो है। लेकिन ऐसा कहने वाले लोग कम हैं, सुनने वाले लोग कम हैं, बराबर से जो आवाजें आती हैं वो लोग कम हैं। पर ये चीज मतदान के बाद आई है उभर करके कि जो महिलाएं थी उन्होंने, बहुत बड़े तबके ने कांग्रेस को वोट किया है, यो ओपीएस के लिए कर्मचारियों ने वोट किया है, और जो हमारे आसपास भारतीय जनता पार्टी की जो मुखरता से जीत के दावे कर रहे थे, हमने पिछले 2-3 दिन में उनसे भी सुना है कि देखिए ओपीएस ने बहुत काम किया, और जो सरकार की चिरंजीवी जैसी योजनाएं थी उन्होंने बहुत काम किया है। और कुछ हो ना हो, अशोक गहलोत की सरकार की इन योजनाओं ने भारतीय जनता पार्टी का एक बार भी तो मुंह बिल्कुल बंद कर दिया है। लेकिन अब जो नतीजा आता है वो क्या रहता है? राजस्थान के बारे में एक चीज जो कही जाती है, राजस्थान का जो बहुत प्रसिद्ध पशु है ऊंट, राजस्थान का साथी है। तो ऊंट जब बैठता है या जब उठता है, तो वो ऊंट, जब हम पूछते हैं कि ऊंट इस बार किस करवट बैठ रहा है, तो उसके साथ एक बड़ा अच्छा जो मेटाफर बनता है वो ये है कि ऊंट 2 बार बैठता है, और ऊंट 2 बार जब खड़ा होता है तो वो 2 बार ही खड़ा होता है, 2 तरह से। तो उसमें कई बार जो आदमी असावधान रहता है, वो कई बार ऐसे लोग गिर भी जाते हैं ऊंट से। तो अब इस बार देखते हैं कि ऊंट जब एक बार उठेगा और दूसरी बार उठेगा, तो जो असावधान रहा है, जिसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जो सजग नहीं रहा, वो गिर जाएगा, और जो सजग रहा है वो जीत जाएगा। जी बिल्कुल। 30 सेकेंड, मैंने हालांकि लास्ट क्वेश्चन कहा, लेकिन 30 सेकेंड, क्योंकि आपसे, आपकी बात से एक सवाल निकला है। क्या किसी तरीके से आपको त्रिकुंशु जो विधानसभा है, हंग असेंबली की तरफ क्या जाता हुआ लग रहा है, या आपको लग रहा है क्लियर मेजोरिटी होगी जिसकी भी होगी, और जो मुझे इंडिपेंडेंट या बागी जो हैं, उनको
को किस तरह मुझे से देखना है? मुझे हंग की कोई संभावना नहीं लगती। ओके। भले और भले 101 सीटें आए, भले 101 सीटें आए, 2 आए, 3 आए, लेकिन मुझे लगता है क्लियर मेजोरिटी होगी। ओके। और क्या जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो बागी थे, जो इंडिपेंडेंट थे या अदर्स जिनको कहा जाता है, उनसे राब्ता शुरू हो गया है दोनों पार्टियों का, तो बिल्कुल। क्या आपको लग रहा है हो कि गया अगर हो गया जी, हो गया है। ओके, जी, बहुत बहुत देखिए इसमें शुक्रिया त्रिभुवन एक जी। जी 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 जी, अपनी बात मैं पूरी। एक जी प्लीज। एक पंक्ति बता दूं कि अगर जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कुछ सर्वे भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 95 सीटें आएंगी और कांग्रेस की 92-93, अगर एक दो सीटें भारतीय जनता पार्टी की एक सीट भी ज्यादा आती है और सीटें 100 से कम होती हैं, तो आप मान के चलिए गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के हैं और वो फिर उनको आमंत्रित करेंगे। जी, बिल्कुल। और जहां आमंत्रित नहीं भी किया है, जहां गोवा का भी एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, वहां पर गोवा भी क्या कुछ हुआ गोवा है। मध्य प्रदेश जी गोवा जी, मध्य प्रदेश। वहां क्या, हाँ। जी बिल्कुल, वहां क्या हुआ है वो भी हमने देखा है। सरकार बनी हुई कैसे भारतीय जनता पार्टी ने हड़पी है वो भी हमने देखा है। तो वो साम दाम दंड भेद की जो वो पूरी सियासत जो करते हैं, और इसीलिए इसमें अगर एक सीट भी ज्यादा कांग्रेस की आती है, चाहे वो मेजोरिटी उस तरह से ना हो, तो भी जाहिर सी बात है कि उसका एडवांटेज उन्हें मिलेगा और एक दो सीट का ही पूरा खेल है। और इसीलिए राजस्थान का इलेक्शन इन पांचों राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे चौंकाने वाला और सबसे इंटरेस्टिंग शुरू से बना हुआ है और अभी तक बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आपको इंतजार अभी भी 3 तारीख तक का ही करना पड़ेगा, 3 दिसंबर तक का, जब पेटियां खुलेंगी और उसके बाद नतीजे सामने निकल कर आएंगे। लेकिन आप इसके लिए तैयार रहिए कि राजस्थान से चौंकाने वाले नतीजे जरूर आ सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।